नमस्कार। आज हम अगे की प्रसिद्ध कविता असाध्य वीणा के संबंध में बात करेंगे। हम असाध्य वीणा के बारे में बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कवि अगे के बारे में। अगे, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, और इन्हें अगे के नाम से ही जाना जाता है। अगे का जन्म सन 1911 में हुआ और मृत्यु 1987 में हुई। अगे बहुमुखी कलाकार हैं। उन्होंने उपन्यास, कहानियां, कविताएं सभी विधाओं में लिखा है। उनके यात्रावृत्त भी प्रसिद्ध रहे। इसके अलावा अगे एक प्रसिद्ध संपादक भी रहे। उन्होंने दिनमान, प्रतीक, सैनिक जैसी पत्रिकाओं का और समाचार पत्रों का संपादन भी किया। अगे के काव्य के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो अगे की काव्य कृतियों में भग्नदूत, चिंता, इत्तरम, आंगन के पाठवार, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर जैसी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये सब रचनाएं मुक्तक रचनाएं हैं, लेकिन लंबी कविताएं जो है उनकी विशेष महत्वपूर्ण है। और उसी लंबी कविताओं में प्रसिद्ध कविता है अगे द्वारा रचित असाध्य वीणा। वर्तमान में अगर हम अगे जी की कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी कविताएं जो हैं सदा मीरा नाम से 2 खंडों में हमें मिल जाती हैं। अगे को उनकी कृति कितनी नावों में कितनी बार पर प्रसिद्ध जो साहित्य में प्रसिद्ध पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगे जो है वो एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं और साहित्य की लगभग सभी विधाओं में आपने लिखा है। अब हम बात करते हैं अगे द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध लंबी कविता असाध्य वीणा के बारे में। असाध्य वीणा अगे के काव्य संग्रह आंगन के पाठ द्वार में संकलित है। इस कविता की प्रेरणा कहाँ से मिली या इस कविता का आधार क्या है, अगर हम इस पर बात करें तो इस संबंध में एक प्रसिद्ध जापानी कथा है जहां से इसका आधार लिया गया है। अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं ओकाकुरा। ओकाकुरा की प्रसिद्ध पुस्तक है द बुक ऑफ टी। इसी पुस्तक में एक कथा मिलती है टमिंग दी हार्प जो कथा है उसी पर ये असाध्य वीणा आधारित है। असाध्य वीणा की रचना भी कवि ने उत्तराखंड अल्मोड़ा क्षेत्र में सन 1961 में की। अल्मोड़ा या उत्तराखंड इसलिए भी विशेष महत्वपूर्ण नाम हुआ क्योंकि पूरी कविता में पर्वतीय क्षेत्र का जो चित्रण है वह बहुत ही बिंबात्मक है। आंखों के सामने वे सारे चित्र उभर जाते हैं। यह लंबी कविता एक कथा पर आधारित है। पहले हम कथा को जान लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि इस कविता में है क्या ऐसा जो इतनी प्रसिद्ध हुई। कविता का आरंभ होता है एक राजा के दरबार से, जहां पर प्रियंवर नाम के एक साधक आते हैं। राजा उन्हें वीणा का परिचय देते हैं और कहते हैं कि यह वीणा बहुत समय पहले उत्तराखंड के गिरी पर प्रांत से, जहां पर तपस्वी तपस्या करते हैं, वहां से लाई गई थी। वज्रकीर्ति नामक एक साधक ने बड़ी ही साधना से मंत्रों से पवित्र करके एक वृक्ष जिसको कहा गया है किरीटी तरु,
किरीटी तरु से इसे बनाया। लेकिन जैसे ही ये वीणा बनकर तैयार हुई, वैसे ही साधक की जीवन लीला भी पूरी हो गई। अब क्योंकि इसमें से स्वर नहीं निकला है, इसलिए यह वीणा असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई है। राजा उस वट वृक्ष का, उस किरीटी तरु का भी परिचय देते हैं कि वह इतना विशाल है कि उसके कंधों पर बादल सोते थे और करी शुंढों सी डालें, हाथी के सूंड के समान उसकी बड़ी बड़ी विशाल, शक्तिशाली और मजबूत डालें थीं। कोटर में भालू सोते थे और कोटर भी इतनी बड़ी कि उसके अंदर भालू आ जाते हैं। इस तरह से उस किरीटी तरु की विशालता का परिचय राजा के द्वारा दिया जाता है। लेकिन राजा कहते हैं कि मेरा अभी भी यह विश्वास है कि ये वीणा बोलेगी अवश्य, लेकिन कब? जब सच्चा स्वर सिद्ध इसे अपनी गोद में लेगा। प्रियंवद कहते हैं लेकिन मैं तो कलाकार हूं ही नहीं, मैं तो अभी शिष्य हूं, मैं अभी साधक हूं, मैं तो अभी सीख रहा हूं, जान रहा हूं, तो इस वीणा में से स्वर कैसे निकलेंगे? और फिर जैसा कि आपने परिचय दिया कि इतने विशाल किरीटी तरु से इसे बनाया गया है और वह वज्र कीर्ति जिसने अपनी पूरे जीवन को लगा करके इसे बनाया है, मैं कहां उसकी बराबरी कर पाऊंगा। तो वीणा ये मेरी गोद में रखी है, रखी रहे, लेकिन मैं इसमें से स्वर कैसे निकालूं? धीरे धीरे साधक प्रियंवद भी उस वट वृक्ष के साथ एकाकार हो जाते हैं और वही अनुभूति प्राप्त करते हैं जो उस किरीटी तरु ने प्राप्त की थी। जो उस किरीटी तरु की अनुभूति है, उस अनुभूति से प्रियंवद एकाकार होते हैं और कुछ समय पश्चात उस वीणा में से स्वर निकलने लगते हैं। राजा, रानी और जितने भी उत्सुक लोग वहां बैठे हैं वो सब उसमें डूब जाते हैं और सब उस संगीत की अनुभूति अपनी अपनी भावना के अनुसार करते हैं और इस तरह से असाध्य वीणा जो है वो साध्य हो जाती है। अब प्रश्न ये है कि ऐसा क्या है कि वह असाध्य वीणा साध्य हो गई? प्रियंवद ने ऐसा क्या किया कि राजा के दरबार के जितने भी गुणी ज्ञानी कलाकार थे वो इस वीणा को नहीं बजा पाए, उसमें से स्वर नहीं निकाल पाए। लेकिन प्रियंवद जब उसके साथ एकाकार हुआ, उसकी उंगलियां थिरकी और संगीत स्वयं अवतरित हो गया। इस कविता का जो प्राकृतिक चित्रण जो हम प्रकृति का देखते हैं वो तो अपने आप में अभूतपूर्व है ही। इसके साथ साथ इस कविता की जो मुख्य प्रेरणा है और मुख्य कथ्य है वो यही कि कलाकार का अहम जब त्वम में विलीन होता है तभी वह सच्चा कलाकार है। अहम से भर करके कला नहीं सधती है, मैं ही कलाकार हूं, ऐसी भावना कला को कला नहीं रहने देती है। प्रियंवद जब अपने आप को उस किरीटी तरु को सौंपते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं और उसके साथ एकाकार हो जाते हैं, तो वह संगीत स्वयंभू अवतरित होता है। यानी संगीत स्वयंभू है, उसे प्रयास से नहीं पाया जा सकता और उसके लिए जरूरी है समर्पण, अहम का त्वम में विलीन हो जाना। और जब ये स्थिति आती है, जब अहम त्वम में विलीन हो जाता है तो संगीत स्वयंभू अवतरित हो जाता है। यह संगीत के संबंध में ही नहीं, हम हर उस चीज के बारे में ले सकते हैं जिसे हम जानना चाहते हैं, जिसे हम सीखना चाहते हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं। अहम से भर करके
हम कभी भी अपने इष्ट तक नहीं पहुंच सकते। अहम का त्वम में विलय, यही हमें उस सत्ता से मिलाता है, यही हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाता है। यही इस कविता का मूल है, यही इस कविता का कथ्य है। कवि ने बहुत ही सुंदर बिंबात्मक रूप में प्रकृति का सुंदर चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो दर्शनीय है। हम अपनी अगली क्लास में असाध्य वीणा के उन रूपों को देखेंगे। पूरी नाटकीयता से, पूरी बिंबात्मकता से कवि ने जिस चित्र को उभारा है, वह भी अपने आप में आत्मसात कर लेने वाला है। आज हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम इसके कुछ अंश पढ़ेंगे। नमस्कार।